दोस्तों नमस्कार। DSA लॉ पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। आज हम लोग तलाशी के संबंध में साधारण उपबंध के विषय में बात करेंगे, जो धारा 102 से आगे लेकर तक प्रावधानित है। धारा 102 कहती है कि तलाशी वारंटों का निर्देशन आदि। तो इसमें दिया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 32, 72, 74, 76, 79, 80 और 81 के उपबंध जहां तक हो सकेंगे वह तलाशी वारंटों को लागू होंगे, जो धारा 96, 97, 98 या धारा 100 के अधीन जारी किए जाते हैं। अब धारा 103 बंद स्थान के भार साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। मतलब कि अगर कोई ऐसा बंद स्थान है जो उसका मालिक है, वह जब कभी अगर कोई तलाशी लिए जाने के लिए या निरीक्षण किए जाने के लिए अगर वह स्थान बंद है, तो उसमें निवास करने वाला व्यक्ति जो उसका मालिक है, भार साधन जिसके पास उसका है, तो वह उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को जो वारंट का निष्पादन कर रहा है उसकी मांग पर जब वह उसे वारंट दिखा दे तो उसे अबाध रूप से प्रवेश करने देगा और वहां से तलाशी लेने के लिए सारी उचित सुविधाएं मुहैया कराएगा। और यदि उस स्थान में वे अबाध रूप से वह व्यक्ति या अधिकारी मतलब प्रवेश नहीं कर पाता है, तो वह जो है धारा 44 की उपधारा 2, जिसमें यह दिया हुआ है कि उस भी खिड़की या दरवाजा जो भी है तो उसको तोड़ करके उसमें घुस करके उस मतलब कि जो वारंट है उसका निष्पादन कर सकेगा, उस रीति से कार्यवाही कर सकेगा। धारा 103 की उपधारा 3 यह कहती है कि जहां किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में उचित रूप से संदेह किया जाता है कि वह अपने शरीर पर कोई ऐसी वस्तु छिपाए हुए है जिसके लिए कि उसकी तलाशी ली जानी चाहिए और तलाशी ली जा सकती है, तो उसकी तलाशी ली जा सकती है। और यदि वह महिला है तो महिला से संबंधित अगर कोई मामला है तो उसमें अगर वो कोई अपने शरीर में चीज छुपाए हुए तो शिष्टता का ध्यान रखते हुए किसी महिला द्वारा ही उसकी तलाशी ली जाएगी। धारा 103 की उपधारा 4 कहती है कि इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने के पूर्व अधिकारी या अन्य व्यक्ति जब तलाशी लेने वाला हो तो वहां पर 2 या उससे अधिक स्वतंत्र या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जो हों उनकी जो है उपस्थिति में, लेकिन अगर मान लीजिए कि वह उस मोहल्ले के हैं, वह नहीं राजी होते हैं, किसी अन्य मोहल्ले का कोई व्यक्ति है, तो उनको या उनमें से किसी को लिखित आदेश जारी करके स्वतंत्र रूप से उपस्थित रहने के लिए आदेश जारी कर सकेगा। और इसकी उपधारा 5 कहती है कि तलाशी लेने के अनुक्रम में जितनी भी चीजें सीज की जाएंगी, अपगृहीत की जाएंगी, उनकी सूची तैयार की जाएगी और उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसके यहाँ वो तलाशी ली जा रही है और उस पर ऐसे साक्षियों के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। इसकी उपधारा 8 बहुत महत्वपूर्ण है। वो यह कहती है कि कोई व्यक्ति जो इसके अधीन तलाशी में हाजिर रहने और साक्षी बनने के लिए जिस अधिकारी ने उस व्यक्ति को कोई लिखित आदेश जारी किया गया है या प्रदत्त किया है या निवेदित किया है, तो उसके बुलाए जाने पर अगर उचित कारण के बिना वह इनकार करता है कि हम तलाशी में नहीं आएंगे या साक्षी नहीं बनेंगे, तो उसके लिए भारतीय न्याय संहिता की 222 धारा भारतीय न्याय संहिता की है, उसके अधीन कि वह सरकारी आदेश का किसी का अवहेलना कर रहा है तो उसके अधीन कार्यवाही की जा सकती है। 104 धारा 104 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहती है कि अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन किस तरीके से किया जाएगा। तो जब तलाशी का वारंट निष्पादित करने में वह न्यायालय जिसकी स्थानीय अधिकारिता से परे है और कोई ऐसी चीज पाई जाए, तब वे चीज उस न्यायालय के समक्ष जिसने वारंट जारी किया था तुरंत ले जाई जाएंगी। और ऐसे वह स्थान में जब न्यायालय अपेक्षा करे जिस मजिस्ट्रेट उस मजिस्ट्रेट से अधिक समीप है तो वहां अधिकारिता रखता होगा, तो उस सूची और उस चीज को मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरंत ले जाएगा। और जब तक तत्प्रतिकूल अगर अच्छा कारण न हो तो हम मजिस्ट्रेट उन्हें ऐसे न्यायालय के पास ले जाने के लिए प्राधिकृत करने का आदेश दे सकेगा। इसके बाद प्रकीर्ण मिसलेनियस जो तलाशी संबंधी या अन्य साधारण उपबंध हैं वो दिए हैं, जो धारा 105 कहती है कि श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख तैयार किया जाएगा। तो इस अध्याय में धारा 185 के दिन किसी संपत्ति या
वस्तु या चीज की तलाशी करने या उसे कब्जे में लेने के प्रक्रिया में तलाशी और अभिग्रहण के अनुक्रम में अपगृहीत वस्तुओं की सूची तैयार की जाएगी। साक्षियों द्वारा ऐसी सूची पर हस्ताक्षर किया जाएगा और उसे श्रव्यदृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में मोबाइल फोन को वरीयता देते हुए अभिलिखित किया जाएगा और पुलिस अधिकारी देर किए बिना यथास्थित जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अभिलेख को भेजेगा। इन सब की अभिलेख तैयार करके मोबाइल फोन के द्वारा जरिए रिकॉर्डिंग या और अन्य सूचना उसमें इंगित करते हुए उस अधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम या फिर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजेगा। धारा 106 कुछ संपत्ति अपगृहीत करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। तो इसमें कोई पुलिस अधिकारी जब किसी ऐसी संपत्ति को अपगृहीत कर सकता है जिसके बारे में संदेह करने का कारण है कि वह या तो चुराई हुई है या ऐसी परिस्थिति में पाई जा रही है जिनमें किसी अपराध के किए जाने का संदेह हो, तो उसे वह अधिकारी अभिगृहीत कर सकता है। लेकिन पुलिस थाने का यदि भारसाधक अधिकारी पुलिस थाने का जो भी कोई अधिकारी है, पुलिस अधिकारी, वह जिस भारसाधक अधिकारी के अधीनस्थ होगा उसको उस अभिग्रहण की रिपोर्ट तत्काल जो है उस भारसाधक अधिकारी को देगा। और उसकी उपधारा 3 कहती है कि पुलिस अधिकारी या अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अभिग्रहण की रिपोर्ट तुरंत देगा और यदि वह न्यायालय में संपत्ति नहीं लाई जा सकती है तो उसको उचित स्थान में रखने की व्यवस्था कराएगा। और अन्वेषण के लिए अगर संपत्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरंतर रखा जाना आवश्यक नहीं समझा जाता है तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास अभिरक्षा में सौंप दी जाएगी जिससे यह वचनबंध या बंधपत्र लिया जाएगा कि वह संपत्ति को जब अपेक्षा की जाएगी न्यायालय के समक्ष पेश करेगा और उसके व्ययन की बाबत अतिरिक्त आदेशों का अनुपालन करेगा। तो व्ययन की बाबत का मतलब हो गया कि अगर वह कोई संपत्ति ऐसी है कि जो तुरंत या जल्दी ही क्षयशील होने वाली है तो उसमें जो उसका कब्जा या हकदार व्यक्ति अज्ञात है और उस संपत्ति का मूल्य 500 रुपए से कम है तो पुलिस अधीक्षक की परमिशन लेकर के ऐसे वस्तु या चीज को नीलामी के द्वारा विक्रय किया जा सकेगा। और धारा 503 और धारा 504 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के उपबंध लागू होंगे और ऐसे विक्रय के शुभ आगमों को भी लागू होंगे। धारा 107 संपत्ति की कुर्की या जब्ती और वापसी के बारे में बात करता है। तो इसकी उपधारा 1 कहती है कि जहां कोई पुलिस अधिकारी अन्वेषण करते समय जिसे यह विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता किसी आपराधिक क्रियाकलाप के परिणाम स्वरूप या अपराध कारित करने के लिए व्युत्पन्न हो रही है या प्राप्त की जाती है तो पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के अनुमोदन से ऐसी संपत्ति की कुर्की के लिए मामले का विचारण करने वाले जो भी न्यायालय है अपराध का संज्ञान उसे सुपुर्द करने की न्यायालय को मजिस्ट्रेट के लिए आवेदन कर सकेगा। इसकी उपधारा 2 कहती है कि यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट साक्ष्य लेने की पूर्व या पश्चात उसे विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि ऐसी संपत्ति अपराध में प्रयुक्त की जाती तो उस व्यक्ति को जिसकी ऐसी संपत्ति है उसे 14 दिनों के भीतर कारण दर्शित करने के लिए नोटिस जारी कर सकेगा कि क्यों ऐसी संपत्ति को की कुर्की न कर दिया जाए। और इसकी उपधारा 3 कहती है कि ऐसे व्यक्ति जो किसी नामित या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित की जाती है, जैसे कोई संपत्ति आपकी है या आपने किसी अन्य व्यक्ति को भी दे रखी है तो आपको तो नोटिस जाएगी ही जाएगी, जिसके पास ऐसी संपत्ति धारित रखी हुई है उसके पास भी नोटिस की एक प्रति तामील की जा सकेगी कि वह अपना स्पष्टीकरण दे। उपधारा 4 न्यायालय या मजिस्ट्रेट को जब स्पष्टीकरण यदि कोई हो कि विचार करने के बाद जब वह कारण बताओ नोटिस जारी कर सकेगा और न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष उपलब्ध तथ्य और ऐसे या व्यक्तियों को युक्त अवसर सुनवाई का अवसर देने के पश्चात जो संपत्ति है उसके संबंध में आगम होना पाई जाती है कुर्की का आदेश पारित कर सकेगा। परंतु यदि ऐसा कारण बताओ नोटिस 14 दिन के भीतर न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय जो है एक्स पार्टी डिक्री या एक्स पार्टी ऑर्डर जारी कर सकेगा। और इसकी उपधारा 5 कहती है कि जब न्यायालय या मजिस्ट्रेट की राय में ऐसी नोटिस जारी होने से
कुर्की या अधिग्रहण का उद्देश्य विफल हो जाएगा तो वह सीधे कुर्की या अधिग्रहण का एक पक्षीय अंतिम आदेश पारित कर सकेगा। इसकी उपधारा 6 कहती है कि कुर्क या अपगृहीत संपत्ति अगर अपराध का आगम है तो न्यायालय मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्तियों को जो ऐसे अपराध से प्रभावित हुए हों अपराध के आगमों में आनुपातिक रूप से वितरित कर दिया जाएगा, मतलब उनको दे दिया जाएगा। उपधारा 7 कहती है कि जब उपधारा 6 के दिन कोई आदेश की प्राप्ति के बाद जिला मजिस्ट्रेट 60 दिन की अवधि के भीतर अपराध के आगमों को या तो स्वयं वितरण करेगा या फिर अगर वह जो है नहीं कर पाता है तो किसी अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से कराएगा। उपधारा 8 कहती है कि आगमों को प्राप्त करने के लिए यदि कोई दावेदार नहीं है तो आगमों का विनिश्चय करने योग्य भी नहीं है वह, तो दावेदार का समाधान करने के पश्चात यदि वह अधिशेष बची है संपत्ति तो ऐसी संपत्ति राज्य सरकार के हक में अभिगृहित हो जाएगी, समर्पित हो जाएगी। धारा 108 कहती है कि मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निर्देश दे सकते हैं। तो कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की जिसकी तलाशी के लिए वह वारंट जारी कर सकता है और वारंट जारी कर सकने के लिए वह सक्षम है तो उसकी तलाशी अपनी उपस्थिति में करने के लिए निर्देश दे सकता है। अब धारा 109 कहती है कि पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की, इम्पाउंड करने की शक्ति। तो यदि कोई न्यायालय जिसे ठीक समझे कि ऐसी कोई दस्तावेज या चीज जो उसके अधीन पेश की गई है जिसे वह इम्पाउंड किसी मामले में आवश्यक है, कार्यवाही में रखना उसे आवश्यक है, तो वह उस चीज को इम्पाउंड कर सकता है, परिबद्ध कर सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छी सारी चीज़ें समझ ली कि तलाशी वारंट का निर्देशन में क्या होगा और पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति कोई अधिकारी कैसे किसी भी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, कुर्क कर सकते हैं। आगे हम लोग अन्य आदेशिकाओं के बारे में विधिकारी व्यवस्था धारा 110 के आगे पढ़ेंगे। तो आज के दिन बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।